नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपीआई इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए, जिसमें देश को 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र को कायम रखना और आर्थिक विकास और नियोजन या भारत में इस तरह से नियोजन स्थापित करना ताकि भारत का आर्थिक विकास संपन्न हो सके। तो इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों के लिए राजनीतिक फैसले क्या लिए गए उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास को लेकर के मुख्य बहसें क्या हुई तथा इनको लेकर के कौन कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी राजनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्या किया, इस राजनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या थीं और इसकी सीमाएं क्या थीं। बाद के सालों में इस राजनीति को क्यों छोड़ दिया गया। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं नियोजन क्या है या नियोजन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। यह प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एक घटक है। अगर हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की बात करें तो आर्थिक नियोजन के मुख्य रूप से 6 उद्देश्य हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मानव संसाधन का विकास करना, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, समावेशी विकास करना तथा निवेश एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। तो यह आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। आजादी के समय विकास के सवाल पर कुछ प्रमुख मतभेद रहे हैं। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे तथा वे उनको पूरा करने के लिए आर्थिक प्रणालियां अपनाएंगे। इस प्रकार विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय नेताओं में मतभेद था कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए तथा आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 प्रमुख मॉडल प्रस्तुत किए गए। 2 प्रमुख उस समय जो मॉडल थे उनको लोगों ने समझा, हमारे राजनीतिज्ञों ने उस पर विचार विमर्श किया। उसमें सबसे प्रमुख था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। अगर हम उदारवादी पूंजीवादी मॉडल की बात करें तो यह यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था और वहाँ यह मॉडल जो है कारगर भी साबित हुआ। इसके वजह से वहाँ की काफ़ी प्रगति हुई। अमेरिका जो है आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हो गया। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इस मॉडल के अंतर्गत। अतः भारत के जो कई राजनेता थे वह विचारक थे, वह भारत को आधुनिक बनाने के लिए विकास के इसी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। जो दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल, यह मॉडल समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था और सोवियत संघ जो है वह समाजवादी मॉडल को अपना करके अपने देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जा रहा था। तो हमारे देश के राजनीतिज्ञों के सामने 2 ही मॉडल थे, उदारवादी और आदर्शवादी। तो कुछ लोग जो हैं पश्चिमी देशों की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है उसको अपनाने के पक्ष में थे, तो कुछ लोग जो हैं समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे और इस माध्यम से भारत को विकास की दशा की ओर मोड़ना चाहते थे। कुछ लोगों की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था या उनकी नज़रों में यह सर्वाधिक जरूरी था।
अगर हम भारतीय नेतृत्व में दूसरा जो मतभेद है निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उसको देखें तो इसकी प्राथमिकताओं को लेकर भी विचार विमर्श हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाया जाए या निजी क्षेत्र को अपनाया जाए। कुछ लोग निजी क्षेत्र को तथा कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। इन सभी विचारों को लेकर के सरकार असमंजस में थी कि विकास का जो मॉडल है हमारे देश में वो किस मॉडल को अपनाया जाए, किस मॉडल को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, निजी क्षेत्र को अपनाया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाया जाए। इन सब बातों को लेकर के अंत में जो मतभेद थे उनको बातचीत के द्वारा हल निकाला गया। फलस्वरूप भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। औद्योगिकरण और कृषि दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया और इस प्रकार से कृषि तथा उद्योग को समान रूप देते हुए उनको महत्व दिया गया और उस तरह से नीति अपनाई गई। तो मतभेदों के बावजूद जो है क्या हुआ, एक बिंदु पर आकर के सभी सहमत हो गए कि विकास का काम जो है निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है और सभी के लिए आवश्यक है कि विकास का एक खाका अथवा एक योजना तैयार की जाए। तो इस योजना को तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला हुआ था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। इन सभी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। तो सब यह चाहते थे या सारे देश के हमारे जो राजनीतिक थे वो इस पक्ष में थे कि किसी ना किसी प्रकार से देश में इस प्रकार से एक नियोजन नीति अपनाई जाए ताकि देश का जो आर्थिक विकास है वह संभव हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अमेरिका की 1930 की महामंदी थी वह क्या थी और किस कारण से महामंदी का असर हमारी राजनीति के नियोजन पर पड़ा, नियोजित राजनीति अपनाई गई। तो यह जो अमेरिका की महामंदी थी यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे खराब समय था। तो इसको महामंदी को समझने से पहले हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मंदी क्या है। मंदी वो अवस्था है जिसमें लोगों को खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है, दुकानों पर सामान अनबिका रह जाता है यानी बिकता नहीं है और इस तरह डिमांड खत्म हो जाती है और डिमांड खत्म होने से फैक्ट्रियां भी बंद होने लगती हैं और लोगों के रोजगार भी खत्म होने लगते हैं। अमेरिका से हुई आर्थिक मंदी ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वर्ष 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1929 तक आते आते अस्थिरता के संकेत आने लगे और आखिरकार यह बुलबुला जो है 24 अक्टूबर 1929 को फूटा। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार फिर लुढ़का और 14 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया। बाजार होने तक 12% की गिरावट आ चुकी थी। लाखों लोगों की बचत हवा हो गई थी। इस दिन मंगलवार था, इसलिए इसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यह शब्द आपको ध्यान रखना है। ब्लैक ट्यूसडे क्या है, यह अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। यह आपके इंटर के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ब्लैक ट्यूसडे से आपका क्या तात्पर्य है। अब समझते हैं कि उस महामंदी का आखिर क्या कारण था। तो हालांकि जो 1930 की महामंदी थी उसका कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार का भारी गिरावट होना इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इससे क्या होगा, जो शेयर धारक थे उनको बहुत अधिक चपत लगी और लगभग 40 अरब डॉलर का वहां पर इस शेयर मार्केट में सफाया हो गया। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि वहां के लोगों ने अपने खर्चे में 10% तक की कमी कर दी, जिससे मांग प्रभावित हुई। लोगों ने खरीदारी बंद कर दी, जिससे कंपनियां बंद होने लगीं और नौकरियां जाने लगीं। इसी को देख करके अमेरिका की जो क्रांति जो महामंदी थी उसको देखते हुए भारत ने भी यह सोचा कि क्यों ना भारत में एक योजना आयोग का गठन किया जाए। एक नियोजित राजनीति के तहत
हमारे देश को आर्थिक प्रगति दी जाए। तो इसके तहत योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग जो है, इसकी स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तथा तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी देता है। नीति आयोग, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो योजना आयोग है उसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। भारत सरकार ने जो योजना बनाई थी, इसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, जिसको राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इस योजना आयोग के या नीति आयोग के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसमें स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्व सामान्य की भलाई हो, और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। अर्थात जो अर्थव्यवस्था का संचालन होगा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, ताकि सर्व सामान्य या जन सामान्य की भलाई उसमें निहित हो। इसके आधार पर हमारे देश के जो उद्योगपति थे, उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। उसको अभी हम समझते हैं। हम लोग आमतौर पर सोचते हैं कि जो निजी निवेशक होते हैं, मसलन जो उद्योगपति और बड़े व्यापारी या बड़े उद्यमी हैं, वह नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो। वो नहीं चाहते हैं कि सरकार उन्हें अपने अंदर में रखे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका, जिसमें 8 प्रमुख उद्योगपति थे, आप यहाँ को देख रहे हैं, जिसमें सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला जी, अर्देश्वर दलाल, सर श्री राम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ और जान मथाई। ये हमारे देश की वो महान हस्ती हैं, वो महान उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके देश की प्रगति में अपना योगदान दिया और सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा गया। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा। राज्य का अर्थव्यवस्था के संचालन महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अर्थात उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को त्यागते हुए भारत सरकार के सहयोग प्रदान किया, निजी क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुए, और इसी प्लान को बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार जो है औद्योगिक तथा अन्य जो आर्थिक निवेश के क्षेत्र हैं में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे वो दक्षिणपंथी रहे हों या वामपंथी रहे हों, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश एक नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो अभी बच्चों हम समझते हैं कि जो वामपंथ है और दक्षिणपंथ क्या है। तो वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े समूह की तरफदारी करते हैं और उन तबकों को फायदा पहुंचाने का वाली योजना या सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं जो कि गरीबों को और पिछड़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके, उनको ज़्यादा मदद दे सके। भारत की बात करें तो यहाँ जो मार्क्सवादी पार्टियाँ को वामपंथी पार्टियाँ कहा गया है। दक्षिणपंथी क्या है या दक्षिणपंथ क्या है? तो दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो मानते हैं कि खुली स्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टियों को हमारे भारत में दक्षिणपंथी पार्टी कहा गया है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं 1960 के दशक में कौन से ऐसे दल थे जो वामपंथी थे और कौन से ऐसे दल थे जो दक्षिणपंथी थे? और आज के दौर में बता सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वह वामपंथी है
या दक्षिणपंथी है। आज़ाद भारत या भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग हम समझते हैं कि जब अस्तित्व में आ गया तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने और भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। तो योजना आयोग के बनते ही भारत के नियोजित विकास की राजनीति प्रारंभ हुई। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अकेले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना निहित होगी। इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 1956 के बीच चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो चुकी थी या बहुत खराब थी। हम लोगों को विभाजन देखना पड़ा, तत्कालीन कुछ युद्ध भी हमें झेलने पड़े। तो इस योजना को तैयार करने वाले जो प्रमुख विशेषज्ञ थे उसमें के.एन. राज थे और इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशकों तक अर्थात अगले 20 वर्षों के लिए भारत को अपनी चाल जो है आर्थिक प्रगति की वो धीमी रखनी चाहिए। तो भारतीय नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि विभाजन के बाद क्षेत्र पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर जो है कृषि क्षेत्र पर होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी बड़ी धनराशि आवंटित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से लेकर के 1961 के बीच में रही। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी योजनाओं के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उत्तरदायित्व था वो पीसी महालनोबिस के ऊपर था। पहली योजना का मूल मंत्र जहां धीरज था, वहीं दूसरी योजना का जो मूल मंत्र था वह था तेज गति और संरचनात्मक बदलाव करने का, अर्थात हमें तेज गति से अपने भारत की प्रगति करनी है। तो सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। औद्योगिकरण पर दिए गए जोर ने भारतीय व्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया, अर्थात उस समय जो है उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो उद्योग आधारित थी, अर्थात इसमें उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद जो मुख्य विवाद आया तो शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। उसमें कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अगर हम कृषि बनाम उद्योग की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों में चोट पहुंची। कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में ही थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत हमारे किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। तो कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिकरण
उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई जानी चाहिए। दूसरा जो विवाद था वह था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र का। तो विकास के दो जाने माने मॉडल निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र योजनाकारों के समक्ष थे। पूंजीवादी मॉडल में जहां विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र में भरोसे था, भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया था। भारत ने विकास का जो समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता। इन दोनों मॉडल की कुछ बातों को लेकर के अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया, अर्थात भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। तो इसके पक्ष में जो तर्क थे कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को छूट दी जाती है तो भारत में औद्योगिक विकास अधिक होता, जिससे देश के विकास में वृद्धि होती। देश में गरीबी पर भी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भारत और आगे निकल जाता या निकल सकता था तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते थे। इसके विपक्ष में जो तर्क था वह था लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के हितों का ध्यान रखने के बारे में विचार विमर्श होता है। निजी क्षेत्र में छूट देने से समाज में प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का वातावरण बना रहता है, जिससे समाज के आर्थिक वर्गों के बीच असमानता एवं विषमताएं बढ़ जाती हैं। निजी क्षेत्रों के अधिक आगमन से पूंजीपतियों का विकास होता है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों के हस्तक्षेप से कृषि का भी अवहेलना होती है। तो यह इसके विपक्ष तर्क थे। इसको हम देखते हुए केरल में एक मॉडल तैयार किया था, जिसे केरल मॉडल कहा जाता है, जो विकेंद्रित नियोजन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जरूरी नहीं है कि हर नियोजन जो है वो केंद्रीकृत हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। यह जो मॉडल है, इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहां औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता दर जो है वो 100% है। आयु प्रत्याशा भी यहां बढ़ी हुई है और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी यहां पर कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है, अर्थात तो वहाँ पर बिना सरकारी योजना के, बिना नियोजित राजनीति के, बिना नियोजित अर्थव्यवस्था के भी वहाँ के लोगों ने एक केरल मॉडल तैयार किया था, जो कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा था, वहाँ जहाँ पर लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी थी। अगर हम नियोजित विकास के प्रमुख परिणामों या उपलब्धियों की बात करें तो उसमें निकल करके मुख्य रूप से 4 उपलब्धियां या परिणाम सामने आते हैं, जिसमें पहला है विकास योजनाओं की शुरुआत हुई, भूमि सुधार किया गया, हरित क्रांति देश में हुई, हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई। तो इस प्रकार से इन चारों जो उपलब्धियां हैं, परिणाम है, उसका हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत है, तो सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने आदि की स्थापना हुई। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं इसमें शामिल हैं, उसकी शुरुआत की गई। परिवहन और संचार साधनों का विकास हुआ। तो जो नियोजित राजनीति हमारे देश में अपनाई गई थी, उससे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास परियोजनाओं को गति मिली और हमारे देश में विकास हुआ। लेकिन दूसरा, अगर हम भूमि सुधार और हरित क्रांति से पूर्व कि उसमें हरित क्रांति क्यों हुई या भूमि सुधार क्यों हुआ, तो उसके पीछे का यदि हम कारण जाने तो वहाँ पर सबसे प्रमुख उसका कारण जो था वह था खाद्य संकट। खाद्य संकट हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि की दशा जब बद से बदतर होती गई,
तो 1965 से 1967 के बीच देश में अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा और इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना भी किया। उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। तो हमारे देश में जो है 1970 के दशक में खाद्य संकट झेलना पड़ा। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल हो गया। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इससे गंभीर रूप धारण कर लिया। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं या आत्मनिर्भरता इसमें हासिल की जाए। तो दूसरा हमारा जो भूमि सुधार है वह खाद्यान्न संकट जो था, खाद्य संकट हमारे देश में आया था, उसका प्रतिफल रहा है। दूसरा भूमि सुधार जो किया गया, इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसी बहुत बड़े भूभाग पर जमींदारों का जो अधिकार था उसको समाप्त करना हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन जो उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अर्थात उनके पास भूमि तो थी लेकिन वो कृषि करना नहीं चाहते थे। इस तरह से अनावश्यक रूप से बिना उपयोग के वह कृषि हमारे देश में पड़ी हुई थी। और दूसरा जो इसमें सुधार हुआ भूमि में वह था जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको एकत्रित किया गया, उनको एक साथ करने का प्रयास किया गया, जिसको कि चकबंदी किया गया। बच्चों, आप इस चकबंदी शब्द को पूर्व की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। तो चकबंदी से क्या हुआ कि हमारे देश के जो छोटे छोटे टुकड़े के खेत थे वो एकत्रित हुए, किसी एक काश्तकार को वो दे दिए गए और उन्होंने उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कृषि की और अपनी उन्नति की और उसका प्रभाव हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। तीसरा है हरित क्रांति। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदान मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। इस कारण खेती की पैदावार जो है उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। हमारे देश में जो चौथी क्रांति है वह है श्वेत क्रांति। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात में एक सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की स्थापना की और अमूल की शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख उत्पादक जो दुग्ध उत्पादक थे जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास में एक नया मोड़ आता है। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट में घिरने लगी, क्या कारण रहा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और क्या बाधाएं आईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की। तो बच्चों, अभी हमने इस अध्याय का अध्ययन किया। अब आपको गृह कार्य करना है। इस गृह कार्य में आप के लिए 2 प्रश्न हैं कि आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। दूसरा प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किन अर्थों में अलग थी। धन्यवाद।